हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, और आज उसी को कंटिन्यू करना है। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया, किस तरह से किया, उसके लिए उसने जो समितियां बनाई थी उनमें से प्रमुख समितियों पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर भारत के संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया, प्रारूप समिति किस उद्देश्य से गठित की गई, और फिर भारत का संविधान कैसे बना, कब से लागू हुआ, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो वास्तव में संविधान सभा कितने सदस्य थी ये कल हमने देख लिया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा जो थी वो 389 सदस्यीय बनाई गई थी। संविधान सभा 389 सदस्यीय बनाई गई थी। संविधान सभा जो थी 389 सदस्यीय थी, जनसंख्या के आधार पे थी। ये सारी चीज़ हमने कल पढ़ ली हैं। और 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ये कहाँ से थे, ब्रिटिश भारत से थे। ये थे ब्रिटिश भारत से, 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से। यहाँ लिख दें ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य होने थे। और 296 सदस्य, और देसी रियासतों से कितने सदस्य होने थे, देसी रियासतों से कितने सदस्य, 93 सदस्य। ठीक। और क्या स्थिति थी, ये 296 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होने थे, है ना, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। इस पे कल चर्चा हुई थी, कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक, यहाँ से होने थे। ठीक। अब क्या स्थिति आई, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुआ। जब चुनाव हुआ तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे देसी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल हुए। कुछ देसी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, जैसे हैदराबाद देसी रियासत। हैदराबाद देसी रियासत का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। अब ये जो 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, इनमें सर्वाधिक स्थान किसको मिला था, संयुक्त प्रांत को। सर्वाधिक 56 स्थान किसे मिला था, संयुक्त प्रांत को। ये मिला था संयुक्त प्रांत को, संयुक्त प्रांत को मिला था। संयुक्त प्रांत मतलब वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत को सर्वाधिक 56 स्थान मिले थे। और ये जो 93 सदस्य देसी रियासतों के थे, इसमें से सर्वाधिक स्थान किस देसी रियासत को मिले थे, मैसूर को। सर्वाधिक स्थान मैसूर रियासत को मिले। मैसूर को कितने मिले, मैसूर को कितने स्थान मिले, 7 स्थान। क्योंकि ये स्थान जनसंख्या के आधार पर दिए गए थे, तो कुछ देसी रियासतों की जनसंख्या कम थी, कुछ की ज़्यादा थी। जो बहुत छोटी छोटी देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों के लिए क्या किया गया, कई देसी रियासतों को शामिल किया गया, एक उनको मिला के एक सदस्य वहाँ से रखा गया। तो ये स्थिति कुछ इस तरह से थी। सबसे ज़्यादा स्थान मिले थे 56 स्थान संयुक्त प्रांत को, और सबसे ज़्यादा देसी रियासतों से स्थान मैसूर को मिले। इसके अलावा क्या हुआ कि इस संविधान सभा में SC ST और महिलाओं के लिए भी स्थान मिले। कितने मिले थे, SC के लिए इसमें स्थान मिले कुल 26 स्थान मिले, ST के लिए 33 स्थान मिले। SC को 26 स्थान, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जातियों को या SC को 26 स्थान, और अनुसूचित जनजातियों या ST के लिए 33 स्थान। अनुसूचित जनजातियों को 33 स्थान, ठीक, 33 स्थान मिले। ठीक। और महिलाओं को 15 स्थान प्राप्त हुए। महिलाओं को 15 स्थान मिले। महिलाओं को 15 स्थान प्राप्त हुए। ठीक, 15 स्थान प्राप्त। तो
15 स्थान प्राप्त हुए। ठीक, अब ये संविधान सभा का चुनाव हो गया, देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे करके आते रहे। जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया तो फिर गवर्नर जनरल ने संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा की बैठक के लिए आमंत्रित किया, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 को हुई, ठीक, को हुई। और इस 9 दिसंबर 1946 को हुई, और ये बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। तो वास्तव में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। स्थायी अध्यक्ष आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, और क्यों बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष? क्योंकि वे सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाने की परंपरा वास्तव में फ्रांस में थी। फ्रांस से प्रेरणा पाकर हमारे देश में भी इस व्यवस्था को अपना लिया गया। और आज भी क्या स्थिति होती है, जब नई लोकसभा का चुनाव होता है या नई विधानसभा का चुनाव होता है तो चुनाव होने के समय प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। और फिर जब सभी सदस्यों को शपथ दिला दी जाती है तो लोकसभा या राज्यों की विधानसभाएं अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेती हैं। तो यही व्यवस्था कुछ यहाँ पे भी थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया क्योंकि वे संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ठीक, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ठीक, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ठीक, वरिष्ठ सदस्य थे। वे संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। वरिष्ठ सदस्य थे। ठीक, सदस्य थे। और वास्तव में 1919 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर जब 1921 में भारत में केंद्रीय विधायिका द्विसदनी बनी थी तो केंद्रीय विधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही बने थे। उस समय जब केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए, प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ था, इसको हमने बताया अपनी पिछली क्लासेस में। तो उस केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वे थे फ्रेडरिक व्हाइट, और उपाध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। जो पहली विधान परिषद बनी थी उसी के उपाध्यक्ष रह चुके थे, उसके सदस्य और उपाध्यक्ष रह चुके थे। तो वो सबसे वरिष्ठ सदस्य, इसीलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और यह व्यवस्था फ्रांस से प्रेरणा प्राप्त थी। यह व्यवस्था फ्रांस से प्रेरित थी। यह व्यवस्था फ्रांस से प्रेरित थी। फ्रांस से प्रेरित थी। ठीक, प्रेरित थी। अब क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया। अर्थात फ्रैंक
संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक, अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए या मनोनीत किए गए, नामित किए गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उन्हें नामित किया गया था, उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक, अब क्या हुआ? अब इसके बाद आगे क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, और यहीं पे लिख लें, बल्कि निर्विरोध चुन लिया, तो पूरी लाइन या पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्विरोध चुना। ठीक, निर्विरोध चुना। अब जब इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? इसी तिथि को 11 दिसंबर को ही BN राव को संविधान सभा का विधिक सलाहकार बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव को संविधान सभा का BN राव ऐसे लिख देते हैं, BN राव को संविधान सभा का विधिक सलाहकार नियुक्त किया। ठीक, नियुक्त किया, विधिक सलाहकार नियुक्त किया। ठीक, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष, लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी चुने गए, और वास्तव में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी हुए। कौन कौन से 2 उपाध्यक्ष थे? एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। एक थे HC मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी, और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। ठीक, ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव बनाए गए थे। ये संविधान सभा के सचिव थे। HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव बनाए गए। सभा के सचिव बनाए गए या सचिव थे। ठीक,
संविधान सभा के सचिव थे। अब क्या हुआ, अब संविधान सभा को अपना कार्य शुरू करना था, और कार्य कब शुरू होगा, जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाए। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। अब आगे डेट क्या आई, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 ये डेट आई। इस डेट पर क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और ये उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत पास नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में उसकी बैठकों में शामिल होगी। लेकिन मुस्लिम लीग जब संविधान सभा की बैठकों में शामिल नहीं हुई, तो फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और यह प्रस्ताव कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित हो गया। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित हो गया। यह प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही यह प्रस्ताव पारित हुआ, संविधान सभा ने क्या किया, अपने कार्य में सहयोग देने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसका मतलब एक फैक्ट यहाँ से निकल के आता है कि संविधान सभा ने कई समितियों के सहयोग से कार्य किया, संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो लेकिन इसके बाद संविधान सभा ने अपने कार्यों में सहयोग देने के लिए कई समितियों का गठन किया। ठीक, इसका मतलब है संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ठीक, जिनमें से प्रमुख समितियां निम्नलिखित थीं। ठीक, प्रमुख समितियां निम्नलिखित थीं। ठीक, समितियां निम्नलिखित थीं या थीं। कौन कौन सी प्रमुख समितियां थीं, उन पे हम एक एक पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक थी संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक, एक समिति और थी, एक दूसरी और थी संघ शक्ति समिति। ठीक, इसके अध्यक्ष भी कौन थे, पंडित नेहरू। इसके अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, ये इसी के अध्यक्ष ये भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अतिरिक्त एक समिति और थी, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक, प्रांतीय संघ संविधान समिति पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, और एक थी प्रांतीय संविधान समिति। ये किसकी अध्यक्षता में थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी अध्यक्षता में थी। ठीक, और एक और थी समिति मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति।
मामलों की समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक, इसके अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष भी थे कौन? अल्पसंख्यक मामलों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसकी दो उपसमितियां थीं। कौन कौन सी दो उपसमितियां थीं इसकी? एक मूल अधिकार की उपसमिति, एक मूल अधिकार संबंधी उपसमिति, और दूसरी थी अल्पसंख्यक मामलों संबंधी उपसमिति। दूसरी ये थी उपसमिति। और अध्यक्ष कौन किसके थे? मूल अधिकारों संबंधी जो उपसमिति थे इसके अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक, और जो अल्पसंख्यक मामलों संबंधी उपसमिति थी इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। वही एच.सी. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे इस अल्पसंख्यक मामलों संबंधी उपसमिति के जो अध्यक्ष थे वही एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक, अब इसके बाद में एक समिति और, पांचवा संचालन एवं प्रक्रिया नियम समिति, या केवल संचालन समिति ही लिख लें। संचालन समिति, ये जो संचालन समिति थे इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ध्यान रखिए एक कार्य संचालन समिति थी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वे थे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। अब एक और समिति थी, उस कौन सी थी? ध्वज समिति। ये एक कंटेंजेंसी कमेटी थी, अस्थायी तदर्थ समिति थी ध्वज समिति। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहा है विद्यार्थियों को। ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जैसे प्रमुख समितियां थी। लेकिन एक और समिति थी जिसको सबसे प्रमुख समिति माना जा सकता है। वो समिति कौन थी? प्रारूप समिति थी जिसको सबसे प्रमुख समिति माना जा सकता है। इसको अगले पेज पे देखते हैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति कब गठित की गई? प्रारूप समिति ये गठित की गई 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। ठीक, 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति गठित की गई। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्यों को रखा गया। किसको? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इसमें शामिल किया गया। बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को रखा गया। दूसरे कौन थे? एन. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे
ए के अय्यर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे थे ए के अय्यर, तीसरे थे ए के अय्यर, ए के अय्यर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक। चौथे थे के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी। ठीक। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, सादुल्ला। और छठवें थे बी एल मित्र, छठवें थे बी एल मित्र, बी एल मित्र। और सातवें थे डीपी खेतान, डीपी खेतान। सातवें थे डीपी खेतान। अब देखिए 29 अगस्त 1947 को ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की गई और अगले दिन 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। 30 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947, या ऐसे लिख दें यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ पे लिख दें अध्यक्ष बनाया गया। कब? यहाँ डेट डाल देंगे। अध्यक्ष बनाया गया, कब बनाया गया? ब्रैकेट में डेट डाल देंगे अध्यक्ष। और कब बनाया गया? 30 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947। अर्थात प्रारूप समिति पहले गठित की गई, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति गठित की गई थी, प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष कब बनाया गया था? 30 अगस्त 1947 को। पहले अध्यक्ष बनाकर फिर समिति के सदस्यों को नहीं गठित किया गया, बल्कि पहले 7 सदस्यों को उस समिति, 7 सदस्यों की समिति बना दी और अगले दिन डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। और डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मुझे संविधान सभा में शामिल किया गया, और उससे अधिक आश्चर्य हुआ जब मुझे संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया। लेकिन घोर आश्चर्य तब हुआ जब उसके अगले दिन ही मुझे उस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब क्या हुआ? बी एल मित्र ने कुछ समय बाद स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। कुछ समय बाद त्यागपत्र दे दिया। तो फिर इनके स्थान पर किसे बनाया गया? एन माधव राव को। इनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बनाए गए। इनके स्थान पर एन माधव राव, एन माधव राव सदस्य बनाए गए। ठीक। और फिर डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1948 में। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु होने के बाद में इनकी जगह टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है ये 7 सदस्यीय है। अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य और हैं, कुल 7 सदस्यीय है। लेकिन इसमें 9 सदस्यों को नियुक्त किया गया, क्योंकि एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया था और एक सदस्य की बाद में मृत्यु हुई थी। त्यागपत्र किसने दिया था? बी एल मित्रा ने दिया था। और मृत्यु किसकी हुई थी? डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से ये प्रारूप समिति इस ऐसे थी। प्रारूप समिति का काम क्या था? प्रारूप समिति का काम प्रारूप बनाना था। लेकिन भारत के संविधान का पहला प्रारूप समिति ने नहीं बनाया। भारत के संविधान का पहला प्रारूप बनाया था बी एन राव ने। भारत के संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया? बी एन राव ने बनाया। बी एन राव कौन थे? विधिक सलाहकार। बी एन राव ने बनाया। बी एन राव ने बनाया। ठीक, बी एन राव ने बनाया। और प्रारूप समिति ने क्या किया?
इसी प्रारूप का अध्ययन किया, इस प्रारूप को परिष्कृत और परिमार्जित किया और परिष्कृत परिमार्जित करने के बाद इसको संविधान सभा के सामने पेश किया। प्रारूप समिति ने इस प्रारूप का अध्ययन करके उसे परिष्कृत और परिमार्जित करके संविधान सभा के समक्ष पेश किया। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को पेश किया। 4 नवंबर 1948 को पेश किया या प्रस्तुत किया। 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया। अर्थात भारत का संविधान पहली बार 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। पहली बार 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। अब इस पर वाचन शुरू हुआ। अब क्या हुआ? इस संविधान पर वाचन शुरू किया गया और कुल 3 वाचन हुए। इस प्रारूप पर संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। इस प्रारूप पर संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। 3 वाचन, ठीक। कैसे कैसे कब कब हुए? प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? 4 नवंबर को प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये प्रथम वाचन चला, ठीक। द्वितीय वाचन या द्वितीय वाचन कब शुरू हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये द्वितीय वाचन था। अब इसके बाद तृतीय वाचन कब से कब तक चला? ये शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 से और कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया। अब इस वाचन का अर्थ क्या है? वर्तमान समय में भी जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें 3 वाचन ही होते हैं। दोनों सदनों में अलग अलग 3 वाचन होते हैं। पहला वाचन, प्रथम वाचन क्या होता है? इसमें किसी विधेयक को पेश कर दिया जाता है, बस, और कोई कार्य नहीं होता। विधेयक की प्रतियां सदस्यों के बीच बांट दी जाती हैं। द्वितीय वाचन जो होता है, द्वितीय वाचन में उस विधेयक पर चर्चा होती है, विचार होता है, संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। और तृतीय वाचन में मतदान होता है, अर्थात वह अगर पारित हो गया तब फिर अगले दूसरे सदन में जाता है, फिर कानून बनता है और अन्यथा वही समाप्त हो जाता है। तो ये 3 वाचन वर्तमान समय में भी कोई कानून बनने के संदर्भ में होते हैं। इसका मतलब, वाचन का मतलब होता है उस विधेयक के संदर्भ में सदन में की जाने वाली कार्यवाही, ठीक। तो वास्तव में क्या होता है कि द्वितीय वाचन सबसे ज़्यादा लंबा होता है। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। क्यों होता है? क्योंकि इसी वाचन में संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये 3 वाचन हुए। 3 वाचन
तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। इसी के साथ भारत का संविधान बन के तैयार हो गया और संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए और ये संविधान अधिनियमित कर दिया गया। और कैसे पता चलता है हमें कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हुआ? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। हमने अपनी पहली क्लास में ही उस प्रस्तावना पर चर्चा की थी, पहला वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि आज की तिथि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। तो इसी दिन अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए और संविधान अधिनियमित हो गया। इसीलिए 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तथा इसे अधिनियमित कर दिया गया ठीक, अब क्या हुआ? इस डेट पर कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए। इसी दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए तथा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। ठीक, लागू किया गया। कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे इस तिथि को? कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे इस तिथि को? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। उसके अलावा अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, फिर अनुच्छेद 379, 380, 391, 392, 393 और 394। ठीक, ये कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। आप देख रहे हैं ये 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कब लागू किए गए थे? अनुच्छेद 360, 24, 5 अनुच्छेद और 4, 9, 16 अनुच्छेद लागू किए गए। और इस अनुच्छेद 394 में भारत के संविधान के प्रारंभ करने की तिथि दी गई थी। इस अनुच्छेद 394 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88 और 391, 92 और 93 ये तुरंत के तुरंत प्रवृत्त होते हैं। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। ये इस यहाँ पर लिखा गया। अब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हो गए थे। संविधान सभा का अंतिम एक दिनीय अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम एक दिन का अधिवेशन हुआ। अंतिम एक दिन का अधिवेशन हुआ। एक दिन का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में क्या क्या काम किया गया? अधिवेशन हुआ और इसमें क्या क्या किया गया? अंतिम एक दिन का अधिवेशन हुआ।
इसमें क्या क्या किया गया, इसमें क्या क्या हुआ, पहला कार्य क्या हुआ, संविधान सभा पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284। कल हमने बताया था 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक, सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक, हस्ताक्षर कर दिए, एक चीज ये हुई। दूसरा काम क्या हुआ, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया गया। राष्ट्रगीत को अपना लिया गया, को अपनाया गया, अपनाया गया। दूसरा काम ये हुआ, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, को अपनाया गया, अपनाया गया, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तीसरा काम क्या हुआ भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया या निर्वाचित किया गया। किसने किया था, संविधान सभा के सदस्यों ने किया था। ठीक, निर्वाचित किया गया। और एक काम और हुआ, वो क्या हुआ, संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया, को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया, अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया, में परिवर्तित कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, अब एक बात ये आती है कि संविधान सभा का तो काम पूरा हो गया, उसने संविधान बना दिया, तो उसको अंतरिम संसद में क्यों परिवर्तित किया गया, क्योंकि वास्तव में भारत की संविधान सभा दो रूपों में कार्य करती थी। एक संविधान निर्माण करने वाली संस्था के रूप में और दूसरा केंद्रीय विधायिका के रूप में। संविधान निर्माण करने वाली संस्था के रूप में उसने 9 दिसंबर 1946 से कार्य करना शुरू किया और केंद्रीय विधायिका के रूप में देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार उसने 17 नवंबर 1947 से कार्य करना शुरू किया। और जब वह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब वह केंद्रीय विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो वास्तव में संविधान सभा के रूप में उसका कार्य पूरा हुआ था, उसका कार्य केंद्रीय विधायिका के रूप में पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय भारत की संसद अस्तित्व में नहीं आई थी। भारत की संसद अस्तित्व में आई थी 1952 में। 3 अप्रैल 1952 को भारत की संसद के अस्तित्व में आने की अधिसूचना जारी हुई और 13 मई 1952 को भारत की संसद के दोनों सदनों का गठन हुआ। तो भारत में संसद अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए केंद्रीय विधायिका के रूप में ये जो कार्य कर रही थी उसके कार्य को कंटिन्यू रहने दिया गया और उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि संविधान सभा दो रूपों में कार्य करती थी। संविधान सभा दो रूपों में कार्य करती थी, दो रूपों में कार्य करती थी, कार्य करती थी। कौन कौन से दो रूप थे? संविधान सभा दो रूपों में कार्य करती थी। एक संविधान निर्माण करने वाली संस्था के रूप में, एक था संविधान निर्माण करने वाली संस्था के रूप में, निर्माण करने वाली संस्था के रूप में, संस्था के रूप में, और दूसरा के रूप में, और दूसरा केंद्रीय विधायिका के रूप में। दूसरा था केंद्रीय विधायिका के रूप में।
ठीक। इस तरह से संविधान सभा का कार्य पूरा हुआ, लेकिन केंद्रीय विधायी का काम बाकी था। अब ये संविधान बन के तैयार हो गया और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हो गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 के आधार पर या उसके अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। अब एक बात आती है कि 26 जनवरी 1950 को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, एक क्वेश्चन इस पर भी जरूर बनता है, क्योंकि केवल इसका आंसर केवल इतना नहीं होता कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, बल्कि उसका आंसर ये होता है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ जिसमें भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब ये संविधान जो बना इसमें 2 वर्ष 11वां 18 दिन का समय लगा था, 114 दिन चर्चा हुई थी और 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और इस संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था। इस संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इस संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया अर्थात उन्होंने अपने हाथ से लिखा था, हस्तलिखित किया, ठीक, हस्तलिखित किया। और वसंत कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी अनुवाद किया। और जो मूल प्रति थी, मूल प्रति का सौंदर्यीकरण किया गया और वो सौंदर्यीकरण किया था नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस शांति निकेतन के एक बहुत बड़े चित्रकार थे, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ में इसकी मूल प्रति का सौंदर्यीकरण किया। तो निश्चित रूप से उन्होंने क्या किया होगा, चित्र बनाए होंगे और उन्होंने संविधान के सभी भागों पर 22 भाग जो थे उन 22 भागों पर, मूल प्रति के 22 भागों पर एक न एक चित्र बनाए, हर भाग पर कोई न कोई चित्र बनाया जो कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास यात्रा को दर्शाते हैं। तो मूल प्रति का सौंदर्यीकरण किसने किया, नंदलाल बोस ने। मूल प्रति का सौंदर्यीकरण शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस के नेतृत्व में किया। अर्थात मूल प्रति का सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस ने किया था, नंदलाल बोस के नेतृत्व में किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर भाग पर एक एक चित्र बनाया था जो कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास यात्रा को दर्शाते हैं। इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। ठीक, अनुसूचियां थीं, ठीक। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति हो गई है, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, ये 465 से ज़्यादा हो गई है और भागों की संख्या भी बढ़ गई है। अब कुल 25 भाग हो गए हैं
और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। लेकिन वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती रही। भाग 4 को निरसित कर दिया गया है, भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। भाग 7 निरसित है और नए भाग जोड़े गए हैं। कौन से? भाग 7 निरसित है और भाग 4 का, 9 का और 14 का जोड़े गए। तो वास्तव में क्या स्थिति हुई कि एक भाग निरसित किया गया और 4 भाग जोड़े गए, अर्थात अब भागों की संख्या 25 हो गई है। अंतिम भाग संख्या अभी भी 22 है, लेकिन भागों की संख्या 25 हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि एक भाग निरसित है, भाग 7 निरसित है और भाग 4 का, 9 का और 14 का जोड़े गए हैं। भाग 7 कब निरसित हुआ, क्यों निरसित हुआ, इस पे चर्चा हम आगे की क्लासेस में करते रहेंगे। तो आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो आंसर होगा 22 भाग हैं। लेकिन जब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भागों की संख्या कितनी है, ये संख्या जब पूछा जाएगा तो संख्या फिर होगी 25 होगी। संख्या जब पूछा जाएगा तो संख्या होगी 25। जब पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395, क्योंकि अंतिम अनुच्छेद संख्या अभी भी 395 है। लेकिन जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कितनी संख्या है, तो 465 या उससे अधिक, लगभग इसको माना जाता है। अनुच्छेदों की संख्या बिल्कुल फिक्स नहीं बताई जा सकती है, ये घटती बढ़ती रहती है बहुत तेज़ी से। तो ये लगभग 465 से ज़्यादा है। तो अगर पूछा जाए कितने अनुच्छेद हैं, 395, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 465 से अधिक। तो ये भारत का संविधान बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। इस संविधान में 61 देशों से स्रोत लिए गए हैं। किन किन देशों से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, इस पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में इस पर चर्चा करने के बाद में भारत के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में भारत के संविधान के भाग 1 से कंटिन्यू इसको करेंगे। थैंक यू।